साथियों, कल बाबा साहब का जन्मदिन है। 11 तारीख को फुले साहब का जन्मदिन था और 9 तारीख को राहुल सांकृत्यायन का भी जन्मदिन था। और आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब की भी पुण्यतिथि है। तो ये महीना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जो बहुजन धरोहर है सबसे किसी न किसी तरीके से ये जुड़ा हुआ है। अगर इस परंपरा में पूरी अगर हम साहू जी महाराज को जोड़ दें और तमाम इधर 100 साल के इतिहास में, तो इन लोगों ने जो भी अकेले लड़कर हमें दिया, साहू जी महाराज ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया, समाज के कुरीतियों आडंबर पे फूले साहब ने प्रहार किया और खुल के प्रहार किया। ऐसा वैसा नहीं कि आज आप सोच सकते हैं आप डरते हैं बोलने में, आप डरते हैं, लेकिन उस समय आप समझ लिए 19वीं सदी के मध्य में जो बात वो लिख के गए हैं, आज वो बोलना क्या संभव है क्या? तो हम आजाद हुए हैं या गुलाम हैं, इसकी परिभाषा एक बार सोचनी पड़ेगी। कि इन महापुरुषों ने अकेले अपने दम पे लड़के आप सबको, सिर्फ दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं को नहीं, इस देश के तमाम जनता को जो लड़के दिया और विशेष रूप से वंचित जमात को, इतने सारे एमपी, मिनिस्टर, नेता, विधायक, आईएएस, कलेक्टर होते हुए सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। यह है इस युग की त्रासदी है। 131 सांसद हैं, हजारों की संख्या में विधायक होंगे, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट होंगे, लेकिन सब कुछ उनका दिया हुआ आपसे छीना जा रहा है। आप किसी गफलत में न रहें, आप किसी कंफ्यूजन में न रहें कि आप आजाद हैं। जो अधिकार आपको मिले थे संविधान से क्या, एक तो प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण मिला था, और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है। तो जैसे ही मंडल कमीशन आया 1990 में, वैसे ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ और वैसे ही उदारवादी तथा कथित उदारवादी बाजार व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन आया। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? अभी कल मैंने पढ़ा है कि 10 या 11 ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बना दिए गए हैं बगैर कोई एग्जाम पास किए हुए प्राइवेट क्षेत्र से। तो सरकार का काम क्या है? सरकार को भी ठेका पे अडानी अंबानी को दे देना चाहिए, वही सलाह लेंगे, फिर सरकार का क्या? तो आरक्षण के नाम पे, जो प्रतिनिधित्व के नाम पे आरक्षण, तो वही था कि जैसे दिल में सुराख हो, बाईपास की सर्जरी की जरूरत हो और ऊपर से अब आप बैंडेड चिपका रहे हैं, वही था आरक्षण। आरक्षण कोई आपके मुक्ति का मार्ग नहीं था, मुक्ति का मार्ग कहीं और था, मुक्ति के रास्ते कहीं और थे। शायद हम लोगों ने वो समझा नहीं। अभी मोदी साहब ने बात की, शिक्षा की बात की, थोड़ी देर उस पर बोलूंगा। तो साथियों, अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास 1.5 चीज बचा हुआ, 1.5, 1.5। मैं 1.5 इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वो अधिकार था वोट देने का अधिकार। क्योंकि जब वोट देने का अधिकार नहीं था, तब आप प्रजा थे, नागरिक नहीं थे, आप प्रजा थे। जब वोट देने का अधिकार जब आया, तो वोट देने के अधिकार के साथ आप नागरिक हुए, सिटीजन हुए, और सिटीजन को कई फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आरक्षण के अलावा सबको मौलिक अधिकार है इस देश में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अधिकार है इस देश में। तो वोट देने का अधिकार दिया, तो वोट से चोट कर और जो संविधान न मारे उसको ध्वस्त कर, वोट से चोट करो
और जो संविधान न मानने वाले हों उनको ध्वस्त करो। लेकिन आजकल इसमें भी एक लीला चल रही है, वो है ईवीएम लीला। ईवीएम लीला है, ईवीएम का भी बड़ा हेराफेरी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वीवीपैट पूरा गिनवाने में उनको दिक्कत हो रही है कि 77 में जो चुनाव हुआ था वो 3-4 दिन में ही निपट गया। आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया है, पुलिस अधिकारी बढ़ गए हैं, तब ये जो लीला है 11 अप्रैल से लेके 19 मई तक इलेक्शन कराने का जो मतलब है, इसका मतलब लोकशाही खतरे में है, कहीं ना कहीं हेरा फेरी है। आपको ये बात जानना पड़ेगा। साथियों, दूसरा क्या चीज है? दूसरा, हमारे पास भाई लोग सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल वाले हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये हमारे पास है। और इसका जो हमने खेल देखा है ना, बड़ा जबरदस्त है। चाहे सरकार ईवीएम के हेरा फेरी से भी बन जाए, लेकिन रोहित वेमुला, अखलाक, जुनैद, सहारनपुर, ये तमाम घटना नहीं संकेत था। तो महोदय आपको ये भी याद दिलवाना चाहते हैं कि 2 अप्रैल और 5 मार्च भी घटना नहीं संकेत है, मोबाइल में भारत बंद हो जा रहा है। तो इसके लिए हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि ये हथियार आपके पास है। इसलिए जितने साथी बैठे हुए हैं, सब लोग फेसबुक, ट्विटर पे जुड़िए। हम लोग जो हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास हम सबको फोन नहीं कर सकते, सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे 5 मार्च को हम लोगों ने कैसे किया? सिर्फ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे सैकड़ों साथियों ने लिखा और देखते देखते भारत बंद हुआ, सरकार पे दबाव बना और 6 तारीख को ही 200 पॉइंट रोस्टर आ गया। 2 अप्रैल को भी यही हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग, कम से कम हम लोग जो दिल्ली में काम करते हैं, रोज अपडेट आपको मिलता रहेगा कि आखिर क्या चल रहा है दिल्ली में, देश का मिजाज क्या है, क्या हो रहा है। तो तमाम ये जानने के लिए अब हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, वो जो है ना वो स्पॉन्सर्ड है। अखबार भी कभी कभार हेडलाइन देखते हैं। हमारा रियल जो मीडिया है वो मीडिया है, सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे आइए, फॉलो कीजिए। और मैं आपके बीच आ रहा हूं, मैं कल था सागर यूनिवर्सिटी, आज दिन में नागपुर में था, आज आपके बीच गोंदिया में हूं। और मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से मुझे जबलपुर जाना है और कल सुबह वहां भी बोलना है। तो इतना जो घर द्वार छोड़ के, काम छोड़ के, अभी भाई मेरे कह रहे थे कि नौकरी करके भी इतना आप हंगामा किए रहते हैं। तो भाई मैं कह दूं कि मैं जो हूं, मेरी नौकरी मेरी वजह से खाली नहीं है, बाबा साहब की वजह से है। अगर बाबा साहब का मिशन फैलाने में मेरी नौकरी चली जाए तो इसकी कोई परवाह नहीं है। एक चीज हमारे पास खोने के लिए है, एक चीज खोने के लिए है, वो है जान खोने के लिए। और ये जान भी इतनी बेईमान है कि आज न कल तो ये जानी ही, तो परवाह किस बात का करने का। जब बाबा साहब उस समय नहीं डरे तो हम बाबा साहब के सिपाही हम क्यों डरे? तो आपके बीच जब हम आ रहे हैं दिन रात, अगर जो साथी यूट्यूब वगैरह देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, शनिवार नहीं, रविवार नहीं, कभी ट्रेन में सो लेते हैं, कभी गाड़ी में चलते चलते सो रहे हैं। तो हम किस लिए आपके बीच आ रहे हैं? हम कोई भजन कीर्तन करने, आपको प्रवचन देने और लेक्चर देने नहीं आ रहे हैं। सीधा और सीधा बात करने आए हैं कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में है इस देश में तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए आपके बीच आ रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी भी बने, यह सरकार रहे, सरकार नहीं आए, हम लोगों ने बहुजन एजेंडा तैयार किया 2019 का, बहुजन मैनिफेस्टो। और इस मंच के माध्यम से आप सब साथियों को आगे बताना चाहते हैं कि कई सारे पार्टियों ने हमारे मैनिफेस्टो को स्वीकार किया है, कई चीजों उनमें से लिया है। तो जो भी सरकार आए आपको जगे रहना है। बाबा साहब ये नहीं कि वोट दे दिया 5 साल सो गए, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो आपको जगे रहना है। अगर अगली जो भी सरकार आएगी उनके लिए भी ये चेतावनी है कि अगर बहुजन एजेंडे पे काम नहीं होगा, हमारे हक हकूक अधिकार अगर सुरक्षित नहीं होंगे, अगर हमारे पीठ पे चलने वाली लाठियां अगर नहीं रुकेंगी, महिलाओं के साथ होने वाले अगर बलात्कार नहीं रुकेंगे,
तो हम सरकार नहीं चलने देंगे। और कैसे होगा यह संभव? वैसे होगा कि जब आप सोशल मीडिया पे रहेंगे और जब कॉल होगा कि भारत बंद करना है तो बंद कर देना है, क्या होगा देखा जाएगा। जब कॉल होना है कि दिल्ली में पहुंचना है रामलीला ग्राउंड और बोट क्लब पे, तो अपने खर्चे से पहुंचना है। कि जिस दिन करोड़ों लोग हम सभी 10 साल लगेगा, हम एक दिन 2 दिन की तैयारी में नहीं घूम रहे हैं, हम भविष्य के हजारों नेता तैयार करने की कोशिश में घूम रहे हैं। क्योंकि क्यों हमारे हक मारे जा रहे हैं 70 साल के बाद? कि जिनको आपने नेता चुना वो लीडर नहीं डीलर बन के रह गए। इसीलिए हमें नए जमाने के नए नेतृत्व की तलाश है। इसलिए नए नौजवानों के साथ जाकर बीच से पढ़े लिखे नौजवान, उनकी तलाश है कि उनके कंधों पे भविष्य का बोझ है, उनको बचाना है। तो इसलिए जब भी होगी 10 साल बाद भी मेरा नाम और चेहरा याद रखिएगा। 1 दिन 2 दिन की तैयारी नहीं, ये तैयारी 2500 साल से लड़ाई चल रही है, अब भी जारी है और आगे कब तक जाएगी ये हमें पता नहीं है। लेकिन बाबा साहब की वजह से अगर यहां हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कारवा बाबा साहब लेकर आए थे यहां तक, उसको कम से कम आगे नहीं ले जाएं तो पीछे भी न जाने दे और कम से कम रोक के रखें। इसीलिए आपके बीच आया हूं। जो समाज लड़ता है, मैं अभी एक किताब आई है मेरी, मैंने अनुवाद की है किताब, अरुंधति रॉय की किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट। उसका अनुवाद हम और हमारे मित्र अनिल जय हिंद साहब ने किया है। एक था डॉक्टर, एक था संत। राजकमल से छपी है और बड़ा दिलचस्प है, मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, इसलिए मैंने उसका अनुवाद किया। अमेजन पे अवेलेबल है, कभी मौका मिले तो, बहुत महंगा नहीं, 110-112 रुपए किताब है, कभी निकाल के पढ़िएगा। कि जाति के प्रश्न को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो विमर्श है, उसके क्या मायने हैं 21वीं सदी में, इसी के ऊपर वो किताब लिखी गई है। वो मैं किताब पढ़ी है, मैं उसी किताब से कुछ चंद पंक्तियां आपसे साझा करूंगा, कुछ विचार बाबा साहब के आपके सामने रखूंगा और आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। हम आपसे कुछ अभी लेने नहीं आए हैं, बल्कि लगातार जो घूम के मैं पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, 5 दिन क्लास लेना होता है, मंडे टू फ्राइडे, और शनिचर और इतवार, सैटरडे संडे मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। हर जगह घूम के जो पढ़ता हूं वही बात आपके बीच रखना चाहता हूं। इसलिए इस बात को गंभीरता से, एक दिन खाली बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं। बाबा साहब खुद कहे थे, बाबा साहब ने खुद कहा था कि पढ़ो पूजो नहीं। एक दिन खूब गुणगान हो जाएगा, एक दिन माला हो जाएगा, ये तो चाहता ही है। हमारे जो वैचारिक शत्रु हैं वो तो चाहते हैं कि बाबा साहब को भगवान बना दो। जिस दिन बाबा साहब को आपने भगवान बना दिया, उस दिन बाबा साहब हार जाएंगे और हमारे शत्रु जीत जाएंगे। ये बात क्यों नहीं समझते हैं हम लोग कि बाबा साहब को इंसान मानिए, हार मांस का इंसान मानिए। उनको इंसान मानेंगे तो हर समय टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखाएंगे। भगवान मानेंगे तो भगवान किधर है पता ही नहीं, भगवान किधर है पता ही नहीं है। तो कल देखिएगा, कल 14 अप्रैल है, पूरा दुनिया बाबा में हो जाएगा। वैसे लोग भी जो बाबा साहब के विचारों के घोर शत्रु हैं, अगर उनका वश चले तो बाबा साहब को जमीन के अंदर दफन कर दें। वैसे लोग भी कल जाके फूल माला चढ़ाएंगे और जय बाबा बोलेंगे। जरूर करिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने में कोई कोताही नहीं करिए, लेकिन भक्ति से दूर रहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को 1949 25 नवंबर को उन्होंने संविधान सभा के समक्ष ये बात कही थी, जो मैं आपको सुनाऊंगा। साथियों, अभी कुछ नई बातें हुई जिसको मैं कहता हूं जनेऊ लीला। रोस्टर और SC/ST एक्ट पे तो समाज को पीछे जाना पड़ा, सरकार को पीछे जाना पड़ा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन आप सड़क पर उतर जाएंगे ना, उस दिन आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। घर आके नेता आपको अधिकार दे जाएगा और आपके ऊपर डंडे चलने भी बंद रहेंगे। कि अभी जो है सो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है भारत के इतिहास में, वो है 10%
जनेऊ आरक्षण, 10% जनेऊ आरक्षण कि ये संविधान की आड़ में पहली बार संघ परिवार का तो एजेंडा था कि संविधान की समीक्षा करेंगे, संविधान बदलेंगे। तो पहली बार संविधान की आड़ में संविधान पर हमला हुआ है। मैं 10% जनेऊ आरक्षण के विरोध में हूं। इसका मतलब नहीं कि मैं गरीबों के विरोध में हूं। ये आरक्षण पहली बार जाति के नाम पर आया है और ये गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। SC ST को जो आरक्षण मिला था वो आरक्षण मिला था अस्पृश्यता के आधार पर, सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे। OBC के जो आरक्षण मिला था वो मिला था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे, जो सोशल जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उसके आधार पे उनको मिला था आरक्षण। और उसमें कई जगह ब्राह्मण भी हैं, कई जगह राजपूत भी हैं उस OBC कैटेगरी में, मुस्लिम भी हैं। तो मंडल साहब इतना ब्रॉड माइंडेड थे, लिबरल थे कि जहां जहां लोग पिछड़े हुए थे तो विभिन्न जातियों को भी रखा। लेकिन ये जो आरक्षण आया है, ये आरक्षण क्या है? सवर्ण आरक्षण है। इस सवर्ण को, असवर्ण की परिभाषा क्या है? 8 लाख जिसके पास इनकम हो। तो ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है? ये नागपुर के जनेऊ स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है कि 8 लाख वाला गरीब होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि जो 32 रुपया कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और इनका जनेऊ रिजर्वेशन जो है वो 8 लाख कमाने वाला गरीब है। तो ये लीला समझिए और विडंबना देखिए। मैंने क्यों कहा कि संविधान के ऊपर हमला है? अरे आतंकवादियों ने तो संविधान के बिल्डिंग पे हमला किया था, लेकिन इस बार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों, खास तौर से मैं 131 जो SC ST सांसद है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इन सांसदों ने जाकर संविधान के अंदर संविधान की हत्या की साजिश की। लोग कहते हैं कि भाई अरे आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। गरीबी उन्मूलन के सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं, आप 1-2 और चला लीजिए, किसने मना किया? पॉलिसीज बनाइए, लेकिन आरक्षण संविधान में कहीं नहीं है। और लीला देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का दलित है, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा है, और इस बिल को पेश करने वाला जो मंत्री है गहलोत वो भी दलित है। और काम किसका हुआ? किसका काम हुआ? जनेऊ का। एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था। अरे भाई 2500 साल में पूरा देश निगल लिए, आज तक कोई अमीर नहीं हुए क्या? और आज तक कोई दूसरा विद्वान नहीं हुआ क्या? तो इस तरीके से वैचारिक वर्चस्व आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में बैठाया जाता है कि निर्धन था लेकिन विद्वान था। तो एक काम करो मोदी जी, सामाजिक आर्थिक जनगणना ही करा लो। किस जाति के पास कितना जमीन है, कितना धन संपदा है, किस पोस्ट पे कौन बैठे हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने हैं, उसमें कौन जाति का है, वाइस चांसलर कितने हैं, किस जाति के, एक बार कराओ तो सही। किसने रोका है? तो नहीं कराएंगे। पूरे देश के जितने SC ST OBC के जितने अधिकार है, उसके अधिकार और हक हकूक की जो हकमारी की है, वो कोई नेपाल से और पाकिस्तान से और इंग्लैंड का आदमी ने आकर नहीं किया है। यहीं के सवर्णों ने और खास तौर से ब्राह्मणों ने, मैं खुल के कह रहा हूं, वो हकमारी की है। यह हमें समझना है। लेकिन हमारे नेता, आपके यहाँ के भी है एक अठावले, और हमारे यहाँ के भी है एक रामविलास पासवान, बोले थे कि हम गरीबों के घर में दिया जलाने चले हैं और अपने घर में पावर हाउस लगा के बैठे हुए हैं। बेटा, भाई, भतीजा सब MLA MP बन रहा है। तो सब लोग मेज थपथपा रहे थे। अरे भाई, कभी रोहित मुल्ला पे मेज थपथपाए थे? कभी SC ST OBC का आज तक आरक्षण नहीं पूरा हुआ, कभी मेज थपथपाए थे? तो नहीं, उस पे नहीं थपथपाए थे, क्योंकि ये लोग पूना पैक्ट के निकले हुए नेता हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे एक अपील भी करने आए कि आपको लीडर चाहिए कि डीलर चाहिए, आपको तय करना है कि लीडर चाहिए या डीलर चाहिए। अगर डीलर चाहिए तो आपने देख लिया, अगर लीडर चाहिए होगा तो आपके घर से वो छोटे छोटे बच्चे हुए ना उधर, आपको अपने घर से हजारों की संख्या में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और लोहिया बनाना पड़ेगा, वो थे लीडर, बाकी डीलर है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम लोग खूब रटते हैं, नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, खूब आता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। लेकिन साथियों, कम से कम आप ये पता तो कर लेते कि शिक्षा के नाम पे जो दूध आपको पिलाया जा रहा है वो शेरनी का दूध है कि पॉलीथीन का दूध है। पता तो कर लेते, वो शेरनी का दूध नहीं है। वो आपको मिस्त्री बना रहा है, मैकेनिकल बना रहा है, आपको शिक्षित नहीं बना रहा है, आपको नौकरी करने वाला मशीन बना रहा है, और आप उस ट्रैप में फंस जा रहे हैं। जाके विश्वविद्यालयों का सिलेबस देखिए, उसमें क्या बढ़ाया जा रहा है। तो ये समझना है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो आईएएस क्या कहते हैं कि बेटा का लाइफ सेट हो गया, सेट हो गया ना। तो सेट हो जाने का मतलब होता है सीमेंट और बजरी रोड़ी सेट होता है, कि छत बनाते तो बोलते हैं मसाला सेट हो गया। तो 25 साल में अगर अपने बच्चा को सेट कर रहे हो तो समझो मर गया 25 साल में ही, दफनाया जाएगा 80 साल में। ये कोई भी जिंदा इंसान कभी सेट नहीं होता, उसका दिमाग चलते रहते हैं। अपने बच्चों को इसलिए जिंदा आदमी बनाइए, जिंदा इंसान बनाइए, ये सोचता रहे, बोलता रहे, तो सब लोग कलेक्टर बन जाएगा। बनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप सब हमारे पढ़े लिखे अच्छे लोग कलेक्टर और डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो लीडर कौन बनेगा? तो लीडर तो वही बनेगा जो जनेऊ आरक्षण पे मेज थपथपाएगा। इसलिए पढ़े लिखे लोग, वो शेरनी का दूध मिलेगा अमेरिका में और इंग्लैंड में, बाबा साहब वहीं जाकर पढ़े थे। तो जो लोग सक्षम हो गए हैं, इस सभा में मैं आपसे आह्वान भी करना चाहता हूं कि जो लोग सक्षम हो गए हैं, इस सरकारी नौकरी से माया मोह से बाहर निकलिए और अपने बच्चों को, बेटा बेटी सबको अमेरिका इंग्लैंड भेजिए पढ़ने के लिए। उनको लॉयर बनाइए, उनको हिस्टोरियन बनाइए, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, वो कलेक्टर बन के नहीं लड़ रहे थे, विद्वान बन के लड़ रहे थे। बाबा साहब इतिहासकार भी थे, समाजशास्त्री भी थे, प्रोफेसर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, सब कुछ थे। तो बाबा साहब के नाम पे माला जपिएगा, गले में माला, विचारों में ताला। हम में से कितने हैं जो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतिहासकार बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को स्कॉलर बनाऊंगा? नहीं कहते हैं। इसीलिए आपके शर्ट तो सफेद हो गए हैं, लेकिन गुलामी बरकरार है। अपने बच्चों को भेजिए बाहर। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कहा तुम नौकरी करना ही नहीं, तुम सिर्फ भाषा सीखो, लैंग्वेज सीखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। बाबा साहब के जमाने के लोग को देखिए, 8-8 भाषाएं जानते थे, बाबा साहब खुद जानते थे। भाषा सिखाइए। अगर वो सक्षम होगा तो उसको भेजेंगे अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने के लिए, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। इसलिए विश्वविद्यालय आजकल रणभूमि बना है। विश्वविद्यालय में झगड़ा हो रहा है ना, कहां हो रहा है? जो रोस्टर का लीला था, क्या था? जो रोस्टर की लीला थी, वो लीला यही थी कि पिछले 20 साल में हमारे जैसे कुछ लोग विश्वविद्यालय में आए हैं, आपके बच्चे शोध करने पहुंचे हैं, तो आज शोध कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन आ गया, तो अगले 20 साल में हजारों लाखों की संख्या में SC ST OBC प्रोफेसर बनेंगे। और जब प्रोफेसर बनेंगे तो प्रोफेसर तो किसी के अंडर में होता नहीं है, वो तो फ्री होता है, वो तो सवाल खड़ा करेगा, मोदी जी से भी पूछेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछेगा, सब वैचारिक विमर्श को जन्म देगा। इसीलिए जो विश्वविद्यालय में जो हाहाकार है, जो मारामारी है, जो आपके बच्चों के दमन हो रहे हैं, जो पूरा नाटक चल रहा है, पूरा आपके बच्चों के लिए दरवाजे बंद करने की साजिश है ये लड़ाई। तब हमने रोस्टर की लड़ाई हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर दिल्ली में लड़ी थी कि अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाइए। ये पूरा आइडियोलॉजिकल बैटल है, वैचारिक बैटल है। अगर नहीं बनाएंगे तो वो तो जो सरकारी नौकरी में जा रहा है कलेक्टर बन के, वो अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसमें भी कुछ लोग छोड़ेंगे तो नीचे से आएंगे। तो 60 साल रिटायरमेंट तक तो कुछ बोलेगा ही नहीं। और यस सर कहते कहते इतना यस सर की आदत लग जाती है कि उसके बाद जो ना सर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि 30 साल जो आदमी यस सर कहेगा तो 65वें साल में जाकर रेवोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए नौजवान को शुरू से उसको वैचारिक रूप से उसको इतना ताकतवर बनाओ। मैं कहां से,
अगर हमारे जैसे, अगर हम एक दिन में 4-4 सभा कर रहे हैं, 3 दिन में 4-4 राज्य का दौरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है ना कि हमारे बीच में बोलने वाले, लड़ने वाले लोगों की कमी है। लोग चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए बहुत ललायत रहते हैं, सब जाके बायोडाटा बना के टिकट मांगने जाते हैं। हमारी दिलचस्पी उसमें नहीं, हमारी दिलचस्पी आंदोलन में है, हमारी दिलचस्पी वैचारिक विमर्श में है। तो इसलिए जब तक अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल नहीं बनाएंगे, बैरिस्टर नहीं हमारे पास वकील नहीं है। जो वकील अच्छा बनेगा वही तो 10 साल बाद जाके अटॉर्नी जनरल बनेगा, वही तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो अपने भैया आह्वान भी करने आए हैं कि अपने घर से अब थोड़ा सोच बदलिए। अगर मैं यहां आ रहा हूं, पूरे भारत में आधा से ज्यादा भारत में 3 साल में घूम चुका, तो इसका मतलब है कि अगर बोलने वाले की कमी है तो हमारे जैसे अगर सैकड़ों लोग होते तो आज जो बात हम यहाँ बोल रहे हैं, गोंदिया में बोल रहे हैं, वही बात देश के हजारों जगह पे ऐसे लोग बोलते रहते, और ये बात बोलते रहते, इसका मतलब करोड़ों की संख्या में हम सड़क पे लोग उदार कि जो समुदाय लड़ता नहीं उसके हक हकूक कभी बसते नहीं है, कभी संरक्षित नहीं होते हैं। तो चूंकि आपने अपने बच्चों में के अंदर एक डर का भाव पैदा किया है, डर पैदा किया है, अरे उससे झगड़ा नहीं करना है, गुड बॉय बन के रहो। तो गुड बॉय बनने का क्या मतलब है कि जो सब बोले हाँ में हाँ मिलाओ, तो बचपन से वो हाँ में हाँ ही मिलाएगा, तो सवाल कब करेगा? और सवाल नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? नए विमर्श को जन्म कैसे देगा? इसलिए बच्चों के अंदर सवाल करने की प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, हमारा पूरा सब्जेक्ट 5 पॉइंट पे चलता है, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर। सवाल नहीं पूछेंगे तो यस मन बनाएंगे तो आपकी आरक्षण भी चलेगी। अब आरक्षण बचा हुआ नहीं है, वो खत्म हो चुका है। अब लड़ाई अगर लड़ना है तो आरक्षण की लड़ाई, प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़नी होगी। अब प्रतिनिधित्व का मतलब है सिर्फ सरकारी संस्थाओं में नहीं, ये धन दौलत जितना इस देश में है, जमीन और निजीकरण तमाम, ये निजीकरण जिसको कहते हैं वो निजीकरण नहीं। कौन कहता है प्राइवेट? अडानी अंबानी के अपने घर से ऊपर से पैसा उनके बाबूजी लेकर आए थे क्या? नहीं, इसी समाज के, इसी देश के मजदूर किसानों के कमाए हुए पैसे हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे हैं। सरकार से सस्ता जमीन लेता है, सब्सिडी लेता है, सस्ते में बिजली लेता है, हमारा टैक्स के पैसे से उसका पूरा कंपनी चलता है। बैंक से जो लोन लेता है पब्लिक का पैसा होता है, उसमें वो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि वो सारे संसाधन समाज और सरकार का इस्तेमाल करता है। इसलिए निजी क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप बात समझिए 5 साल में ऐसी सरकार आई तो कुछ नहीं करेगी, आपको फिर जो है ना पेशवाई युग में लेके ले जाने वाली है साथियों। तो इसलिए आपसे आह्वान करने आए हैं। बोलते बोलते हम लोग थकते भी हैं, भागते भागते थकते भी हैं, लेकिन थकना मना है, आपको थकना नहीं है, चलते रहना है। ये इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि जंगल में आग लगी थी तो सारे बड़े बड़े हाथी और चीता और शेर भाग रहे थे, तो एक छोटी सी चिड़िया जो है समुद्र से पानी लाती थी और फुड़ मारती थी उसमें कि आग बुझ जाए। तो उधर से बंदर भाग रहा था, बोला कि अरे ये चिड़िया छोटी सी, देख रहे हो महा प्रचंड आग है और जितने हाथी चीता शेर भाग रहे हैं, अब तुम फट जाके पानी डाल रही हो, तुम इस आग में जाके तुम जल के मर जाओ। तो उस चिड़िया ने क्या कहा कि मुझे पता है कि मैं आग नहीं बुझा पाऊंगा और मैं जल के मर भी जाऊंगा, लेकिन जब भी आग इस आगजनी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए मैं ये पानी बुझा रही हूं। तो ये बात सुनते ही अब हाथी लोग जा रहे थे सब उधर, तो उनको लगा कि छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी बात बोली, तो सारा हाथी रुका, जाके समुद्र में सूंड में पानी लेकर आया और आग बुझा दिया। आप लोग हाथी, मैं चिड़िया हूं, मैं ये आह्वान करने आया हूं कि जो आग लगी है, जो संविधान को ध्वस्त करने की जो साजिश चल रही है, किताब तुम्हारा पन्ना हमारा। आप तो ऐसे लिए हुए कि बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, तो किताब लेके घूम रहे हैं और अंदर से सारा पन्ना फाड़ दिया, सारा पन्ना फाड़ दिया। संविधान की प्रस्तावना में है ना समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता,
आपने वोट देने से पहले अपने नेताओं से पूछा था क्या? इस सरकार से सवाल पूछिए कि कहां है स्वतंत्रता, कहां है बंधुता, कहां है न्याय, कहां है समानता? 70 साल आजादी की हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन प्राप्त किया नहीं किया। जाति व्यवस्था खत्म हुई नहीं हुई। खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी नहीं थी। हमारे खत्म करने से नहीं होगा। एक अछूत बोलेगा कि हम जाति व्यवस्था खत्म करेंगे, तो उनके खत्म करने से नहीं होगा। जो मंदिर में जो पंडित जी बैठे हुए पुजारी, वो बोले कि आइए आप पूजा कीजिए, उनके खत्म करने से होगा। तो आपने खत्म की क्या? तो नहीं की। तो इसीलिए जात नहीं जमात बनाइए, बहुजन जमात बनाइए। SC ST OBC माइनॉरिटी, 4 समाज, एक आवाज, तभी आएगा बहुजन राज। ये बात समझिए, इकट्ठा नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो सांस्कृतिक राजनीतिक शत्रु हैं, उनके अंदर भी झगड़ा है, उनके अंदर भी लड़ाई है, लेकिन वोट देने के टाइम में वो एक ही जगह वोट देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि वोट देने के टाइम में बचपन में कोई झगड़ा हुआ होगा ना, वो झगड़ा भी याद कर लेते हैं कि अच्छा बचपन में झगड़ा हुआ था इनसे, वोट नहीं देना है इनको। तो आपस में सहमतियों के बिंदु बनाइए कि 51% पे सरकार बनती है। अगर हमारे और आपके बीच अगर 51% भी सहमति हो गई, 49% सहमति नहीं है, तब भी हम मिलके काम करेंगे। इसलिए आपके बीच में आए हैं, इसलिए आए हैं कि 51% सहमति बनाइए। लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो ये लोकशाही है। जब आप सड़क को आप सुनसान करेंगे तो संसद आवारा हो जाता है। हम लोग, हमारे जैसे लोग और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता इस देश भर में, हजारों कार्यकर्ता, इस सड़क को हमने सुनसान नहीं होने दिया है। इसीलिए आपके छीने गए अधिकार आपको वापस मिले हैं। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरेंगे जिस दिन, उस दिन नेता आपके घर आपको सलाम करने आएंगे और आपका अधिकार और समानता सब मिलेगा। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बात है, मेरे पास मटेरियल तो बहुत था, लेकिन समय का अभाव है। कितना टाइम हुआ बताइए? कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और मैं वैसे व्यवसाय से शिक्षक हूं, तो 2 घंटा तो बोलता ही हूं, लेकिन उतना बोलूंगा नहीं, आप भी बोर हो जाएंगे। जो किताब अभी हमने ट्रांसलेट की, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में है कि क्या हो रहा है बाबा साहब के साथ। पहले इस बात को समझिए कि सबसे पहली जो बात हुई बाबा साहब के बाद, कि इतिहास ने बहुत ही निर्दयता के साथ वो बाबा साहब के सामने पेश आया, निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया। पहले तो काल कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर महिमा मंडित कर दिया गया। पहले दबाया गया कि सारे उनके लेख अखबार सब छपने नहीं दिए। जब हमारे जैसे कांशीराम जी का शुक्रिया कि वो बाबा साहब को लेकर नॉर्थ इंडिया में गए यहां से, तो इतिहास ने जो छलावा किया इनके साथ कि अंबेडकर को सिर्फ अछूतों का नायक बनाया, ये बंद बस्तियों का राजा। ये बाबा साहब नायक किसके हैं? अछूतों के। इतिहास ने अंबेडकर को पूरे दुनिया से बचा के रखा, उनको दबा के रखा, लेकिन तब भी हमारे और आपके जैसे कार्यकर्ताओं ने जैसे भी हो, लड़के भी हो, बाबा साहब को जिंदा रखा है। कि बाबा साहब कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है। बात सही थी और कुछ हद तक अभी भी सही है, लेकिन एक बात और याद रखने की है कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने जिंदा नहीं किया है। ये पढ़े लिखे लोगों ने ही जिंदा किया है उनको, इसलिए आंदोलन से जिंदा हुए हैं बाबा साहब। और हमारा दायित्व है कि ये बात बार बार जो उभर के आ रही है कि अभी जो महिमा मंडन किया जा रहा है बाबा साहब का, दोनों अति है, दोनों एक्सट्रीम है। या तो दबाओ, जमीन के अंदर रखो, बात समझ रहे हैं, जमीन के अंदर रखो, या सीधे आकाश में पहुंचा दो। तो ये जो साजिश है, इस साजिश को समझिए। न तो हमें उनको जमीन के अंदर दबने देना है और न आकाश के ऊपर भगवान बनाना है, इंसान बना के अपने बीच रखना है, क्योंकि इंसान बनाएंगे तभी वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
अब देखिए अमूमन होता क्या है कि जब किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए, यहाँ सीआईडी के लोग भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे यहाँ पे, कि किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तो पुलिस वाला बोलेगा कि हमारा काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है, हमारा काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और अमूमन इस शांति व्यवस्था बनाए रखने का मतलब होता है जाति व्यवस्था बनाए रखना। कि जाति व्यवस्था मतलब दलित पे हमला हो, बलात्कार हो जाए तो ज्यादा हल्ला नहीं करना है, उसको दबा के रखना है। लेकिन 21वीं सदी का भारत है, ये बाबा साहब का भारत होने जा रहा है कि दलितों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके इंस्पिरेशन हैं, वो इस तरह के शांति को, इस तरह के शांति को, इस तरह के यथास्थितिवाद को भंग करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभा में जितने लोग बैठे हैं और जो साथी सुन रहे हैं बाहर भी, ये यथास्थिति को भंग करने वाले लोग हैं कि हम स्टेटस को नहीं चाहिए, स्टेटस को नहीं चाहिए हमें। और ये रेफरेंस अब मैं आपको सुनाता हूं बाबा साहब के पंक्तियों से कि बाबा साहब क्या लिखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, और ये जो शांति भंग करने वाले खाली पुलिस से नहीं, विश्वविद्यालय में भी जाकर देखिए तो अब SC ST OBC कुछ लोग आ गए हैं तो वाइस चांसलर बोलेगा कि नहीं शांति बनाए रखें, सवाल नहीं करेगा। अरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर सवाल नहीं करेगा, रिसर्चर सवाल नहीं करेगा, तो कौन सवाल करेगा? तो ये समस्या हमारे बीच है, जो इस पूरे खेल में जो बाबा साहब को हमने पढ़ाते, बड़ा ही दिलचस्प उनका एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया है। वो लिखते हैं बाबा साहब कि अधिकारी अस्पृश्य विरोधी और हिंदू समर्थक होता है। जब भी उसे अपने अधिकार या विवेक का प्रयोग करना होता है, तब वह उसका प्रयोग पूर्वाग्रह से अस्पृश्य के खिलाफ, अस्पृश्य के विरुद्ध करता है। पुलिस कर्मचारी और मजिस्ट्रेट अक्सर भ्रष्ट होते हैं। पुलिस मजिस्ट्रेट और कर्मचारी अक्सर भ्रष्ट होते हैं। यदि केवल भ्रष्ट ही हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी को तो कोई भी खरीद सकता है। सो वो भ्रष्ट होते हैं, उतना काफी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह पुलिस कर्मचारी या मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं, कि हिंदुओं के प्रति उनके इस पक्षपातपूर्ण और अस्पृश्यों के प्रति विरोधपूर्ण रवैये के कारण ही अस्पृश्यों के न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध का कोई निदान नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक और धार्मिक नफरत पे आधारित है, जो हर हिंदू में जन्मजात होता है। आज के संदर्भ में बाबा साहब के विचार को समझिए। कितने FIR रजिस्टर्ड होते हैं, भेदभाव दमन हर जगह हो रहा है। जो सवाल उठा रहे हैं हमारे जैसे लोगों पे, कितने मुकदमे होते हैं। SC कमीशन तो सफेद हाथी है, कोई काम नहीं करता है, वहां पे खाली अपने जी हजूरी करता है जाके अपने पॉलिटिकल बॉसेस को। कोई FIR रजिस्टर नहीं होती है, कोई न्याय नहीं मिलता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है। और न्याय इतना खर्चीला और पेचीदा है कि किसी दलित की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके 20 बरस तक मुकदमा लड़े। तो आज भी जो बाबा साहब कह रहे थे 1930 के दशक में, जो बात कह रहे थे, वो बात आज भी लागू हो रहा है साथियों। यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं, कभी आएंगे, कभी दिन भर का कार्यक्रम रखेंगे। मुझे लगता है कि 1 घंटा के आसपास मेरा होने वाला है। तो ये समझिए कि जैसे बाबा साहब ये भी लिखते हैं कि अगर किसी हिंदू से पूछो कि अगर एक दलित अच्छा कपड़ा पहनता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा नाम रखता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा घर बनाता है तुमको क्या प्रॉब्लम है, अब अच्छा व्यापार करता है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कहते हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है।
समझ रहे हैं? और वो धर्म कहाँ है? वो धर्म इनके शास्त्रों में है। तो जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वोट लेने के लिए हिंदू, और जब अधिकार देना हो तो दलित, पिछड़ा और आदिवासी। इसलिए चंगुल और ये लीला को समझिए, इस जनेऊ लीला को समझिए और इससे बाहर निकलिए। बाबा साहब और तथागत का रास्ता है, उन पे जाइए, उनको पूजिए नहीं, उनको पढ़िए। उनकी राइटिंग्स आपके घर में होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए। जब शुरू से आदत डालेंगे तो बच्चे, हमारे बच्चे जो आज 5 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, 10 साल बाद जब मैं यहाँ आऊंगा वो 10 साल का बच्चा 20 साल का होगा और वही हमारे आगे का नायक होगा, वही हमारा हीरो होगा, वही हमारा लीडर होगा। इसलिए संविधान बचाने की सारी जिम्मेदारी हमारी भावी पीढ़ी पे है। हम आपके और उनके बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं, बस हमारी जिम्मेदारी इतना ही है। चलते चलते एक समय काफी हो गया है, चलते चलते आप बहुत अब थक भी गए होंगे। एक दुष्यंत की एक मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि एसी में रहना कोई खराब बात नहीं, मैं खुद भी रहता हूँ, लग्जरी गाड़ी में भी चलता हूँ, हवाई जहाज में भी चलता हूँ और कोई ब्रांडेड कपड़े भी पहनता हूँ और बहुत स्टाइल में रहता हूँ। एसी में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून और विचारों के उबाल का ठंडा पड़ जाना बुरी बात है। इसलिए आपके विचारों में और आपके खून के उबाल में कभी वो ठंडा ही नहीं आना चाहिए। एसी में इसलिए रहना चाहिए कि आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़े। तो दुष्यंत की पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी। दीवार है वो मनुवाद की दीवार है, उसकी बात हो रही है। वो पूंजी लीला और जनेऊ लीला की दीवार है, उसकी बात हो रही है। आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। जड़ हिलाइए, जड़। हर शहर, हर गली, हर नगर, हर गांव में, हर शहर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अगर जिंदा है तो आपको जिंदा दिखना भी जरूरी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बाबा साहब और तथागत और फूले साहब और पेरियार साहब, मंडल साहब ने जो आग जलाई थी नाइंसाफी अन्याय के खिलाफ, वो आग आपके अंदर भी जलनी चाहिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम।